हमारी पॉलिटिक्स श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम भारत के संवैधानिक विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने 1919 के भारत सरकार अधिनियम पर, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उस पर बात की थी। और आज हम उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहें तो विवादास्पद पड़ाव पर फोकस करेंगे, साइमन कमीशन। हाँ, और हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार रहेंगी एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पॉलिटी जैसी जानी मानी किताबें। हमारा मकसद यही है कि आपको इस विषय की मतलब साइमन कमीशन की ऐसी समझ मिले जो न सिर्फ फैक्ट्स के लिहाज से एमसीक्यूज के लिए सटीक हो बल्कि एनालिटिकल भी हो, ताकि मेंस परीक्षा के पर्सपेक्टिव से भी काम आए। कोशिश यही रहेगी कि बातें सरल भाषा में हो, आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये साइमन कमीशन था क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, तो देखिए, इसकी जड़ें तो असल में 1919 के एक्ट में ही थीं। उस कानून में एक क्लॉज था कि एक्ट लागू होने के 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। स्टैट्यूटरी कमीशन कहते थे उसे। और इसका काम होता ये देखना कि भाई ये कानून प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है और क्या भारत में जिम्मेदार सरकार की तरफ और कदम बढ़ाए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह से प्लान में था पहले से। लेकिन 10 साल तो 1929 में पूरे होते ना। ये कमीशन तो 1927 में ही आ गया, 2 साल पहले। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। हुआ ये कि 1920 का दशक आते आते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि 1919 वाले सुधार वो काफी नहीं थे। खासकर जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, डायार्की जिसे कहते हैं। हाँ, डायरकी मतलब वो प्रांतों में दोहरा शासन वाला सिस्टम है ना, जिसमें कुछ विभाग तो चुने हुए भारतीय मंत्रियों के पास थे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जैसे फाइनेंस, पुलिस, वो गवर्नर के हाथ में थे। गवर्नर के काउंसलर देखते थे, यही था ना? बिल्कुल वही। और ये सिस्टम देखिए चल नहीं पा रहा था ठीक से। मंत्रियों और गवर्नरों के बीच में लगातार एक तरह की खींचतान रहती थी, पावर्स को लेकर, फैसलों को लेकर। प्रांतीय स्वायत्तता नाम की ही थी, बहुत लिमिटेड थी। और सबसे बड़ी बात, सेंटर में, केंद्र में तो कोई उत्तरदायी सरकार थी ही नहीं। तो भारतीय नेताओं में, जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। और उस समय का राजनीतिक माहौल भी तो काफी उथल-पुथल वाला था। निश्चित रूप से। आप देखिए 1920-22 का असहयोग आंदोलन हुआ। भले ही वो वापस ले लिया गया, लेकिन उसने राष्ट्रवाद की भावना को बहुत जगा दिया था। कांग्रेस ने 1920 के चुनाव बॉयकॉट कर दिए थे। फिर 1923 में स्वराज पार्टी बन गई। हाँ, उनका तो मकसद ही था परिषदों में जाके काम रोकना। जी हाँ, उनका यही एजेंडा था कि अंदर जाकर सरकारी काम में बाधा डालो। तो एक तरह का पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था। यानी ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा था। हाँ, और सिर्फ राजनीतिक प्रेशर ही नहीं था, आर्थिक दिक्कतें भी थीं। 1921-22 में अकाल पड़ा था। फिर सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा था, जैसे केरल में मोपला विद्रोह हुआ। इन सब चीजों ने ना उस समय की जो गवर्नेंस थी उसकी कमियों को बिल्कुल सामने ला दिया था। अब ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। स्टैनली बाल्डविन प्रधानमंत्री थे। उन्हें लग रहा था कि भारत में ये जो राष्ट्रवादी दबाव बढ़ रहा है, इसे देखते हुए संवैधानिक सुधारों का जायजा लेना जरूरी है। एक थ्योरी ये भी है जो काफी मानी जाती है कि वो शायद ये काम आने वाले चुनावों से पहले निपटा लेना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं लेबर पार्टी सत्ता में ना आ जाए, क्योंकि लेबर पार्टी को भारत के लिए थोड़ा कह सकते नरम माना जाता था। अच्छा, ये भी एक एंगल हो सकता है। हाँ, तो शायद इसीलिए उन्होंने 10 साल पूरे होने का इंतजार नहीं किया और 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में कमीशन अपॉइंट कर दिया। उस वक्त फिर भारतीय नेताओं की मांगे क्या थी? मतलब वो क्या चाह रहे थे? जो मुख्य पार्टियां थीं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका 1927 में मद्रास में सेशन हुआ था, और मुस्लिम लीग, ये दोनों ही प्रमुख तौर पर स्वशासन मतलब सेल्फ रूल की मांग कर रहे थे। और उनकी एक बहुत साफ मांग ये भी थी कि भारत के भविष्य का फैसला अगर होना है तो उस प्रक्रिया में, उस रिव्यू प्रोसेस में भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यहीं पर इसी पॉइंट पर आकर साइमन कमीशन का वो पहलू सामने आता जिसने सारा विवाद खड़ा कर दिया। मतलब इसकी बनावट, इसमें कौन लोग थे? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बना। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स, और सातों के सातों अंग्रेज थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य, एमपीज थे। इसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। सातों ब्रिटिश सदस्य, कोई भारतीय नहीं। ये तो वाकई अजीब बात है। इनके नाम जानना जरूरी है क्या परीक्षा के लिए? हाँ, अध्यक्ष का नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है, सर जॉन साइमन।
वो लिबरल पार्टी के थे। एक और सदस्य का नाम याद रखना चाहिए, क्लेमेंट एटली। वो लेबर पार्टी के थे और बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के समय में भारत आजाद हुआ था। हाँ, ये तो जरूरी है। बाकी सदस्य थे एडवर्ड कैडोगन, जॉर्ज लेन फॉक्स, ये दोनों कंजर्वेटिव थे। वर्नन हार्टशोन, स्टीफन वॉल्श, ये दोनों लेबर थे। और डोनाल्ड हावर्ड, ये भी कंजर्वेटिव। तो आप देखें, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सभी बड़ी पार्टियों के लोग थे इसमें, लेकिन भारतीय कोई नहीं था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसका कारण क्या बताया? मतलब कोई तो जस्टिफिकेशन दिया होगा ना भारतीयों को बाहर रखने का। जी, उनका जो ऑफिशियल तर्क था वो ये था कि क्योंकि ये रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को सौंपी जानी है, इसलिए इसमें सिर्फ संसद के सदस्य ही हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे रिपोर्ट निष्पक्ष रहेगी, इम्पार्शियल रहेगी। निष्पक्ष रहेगी मतलब अगर भारतीय होते तो निष्पक्ष नहीं रहती। ये कैसा तर्क हुआ? ये तो हाँ, यही बात किसी भी भारतीय नेता के गले उतरी नहीं। इसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा। बिल्कुल, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट माना गया और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार का खुला उल्लंघन। ये ऐसा था मानो अंग्रेज कह रहे हों कि तुम भारतीय इस लायक हो भी या नहीं कि अपना देश चला सको, इसका फैसला भी हम अंग्रेजी करेंगे। तो फिर इस ऑल वाइट कमीशन को, जैसा इसे कहा गया, इसे काम क्या सौंपा गया था? इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे? मोटे तौर पर 4 मुख्य काम दिए गए थे। पहला, 1919 के एक्ट का कामकाज कैसा चल रहा है उसकी जांच करना, खासकर वो प्रांतों वाली द्वैध शासन प्रणाली कितनी कामयाब रही या नाकाम रही। दूसरा, ये देखना कि भारत में शिक्षा का विकास कितना हुआ है और जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं वो कितनी डेवलप हुई हैं, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि भारतीय शासन में और कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तीसरा, भारत के भविष्य के लिए संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना। और चौथा, ये देखना कि क्या शक्तियों को केंद्र से प्रांतों की तरफ और ट्रांसफर करना संभव है, ठीक रहेगा। तो जब ये कमीशन, जिसके बनने पर ही इतना झगड़ा था, जब ये भारत पहुंचा तो क्या हुआ? कैसा स्वागत हुआ इसका? जाहिर है विरोध तो हुआ ही होगा। विरोध, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में उतरा और उतरते ही उनका सामना हुआ काले झंडों से, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों से और एक नारे से जो पूरे देश की आवाज बन गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये कमीशन जहां जहां गया, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, मद्रास, हर जगह हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और यही नारा गूंजा, साइमन गो बैक। और लाहौर में तो एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी इसी विरोध के दौरान, है ना? हाँ, वो भारतीय इतिहास का एक बहुत दर्दनाक दिन था। 30 अक्टूबर 1928 की बात है। कुछ स्रोतों में तारीख अलग हो सकती है, पर लालाजी की मृत्यु नवंबर 1928 में हुई, इसलिए अक्टूबर की घटना ज्यादा सही लगती है। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। उसे लीड कर रहे थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। पुलिस ने उस जुलूस पर बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज किया। कहते हैं पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने आदेश दिया था और सॉन्डर्स नाम का अफसर भी उसमें शामिल था। लाला जी को छाती पर गंभीर चोटें लगीं और इन चोटों की वजह से कुछ हफ्तों बाद 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। ओह, इस घटना ने तो माहौल और खराब कर दिया होगा। बिल्कुल, पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। लाला जी की शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया और इसी का बदला लेने के लिए फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने शपथ ली और बाद में सॉन्डर्स की हत्या की। क्या सभी भारतीय पार्टियों ने कमीशन का बहिष्कार किया था या कुछ ऐसे भी थे जो सहयोग कर रहे थे? देखिए, लगभग सभी बड़ी और प्रभावशाली पार्टियों ने बायकॉट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सबसे आगे थी ही। मुस्लिम लीग का वो धड़ा जो जिन्ना के नेतृत्व में था, उसने भी बायकॉट किया। हिंदू महासभा और कई दूसरे राष्ट्रवादी ग्रुप्स, सबने पूरी तरह से बहिष्कार का फैसला किया। उनकी मांग यही थी कि ऐसी जांच हो जिसमें भारतीय भी शामिल हों। हाँ, उनकी मांग थी कि एक जॉइंट कमेटी बने या पूरी तरह से भारतीय कमेटी बने। लेकिन हाँ, कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने सहयोग किया। जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी जो जमींदारों की पार्टी मानी जाती थी, और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी थी जो गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़ी थी। इन्होंने कमीशन का साथ दिया। इनके अलावा कुछ और छोटे मोटे समूह थे और जो सरकार के वफादार लोग थे, उन्होंने भी सहयोग किया। पर इस भारी बाइकॉट के बावजूद कमीशन ने अपना काम तो जारी रखा। उन्होंने 1928 और 1929 में भारत के 2 दौरे किए, करीब 19 बैठकें की।
लगभग 900 गवाहों से मिले, उनके बयान लिए, कहते हैं करीब 26,000 पेज के सबूत इकट्ठे किए। वो दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में गए, कुछ रियासतों में भी गए। बजट भी बड़ा था इसका, करीब 1 लाख पाउंड का। ये तो हुई कमीशन की गतिविधि, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसके जवाब में क्या किया? क्या सिर्फ बाइकॉट और प्रदर्शन ही चलता रहा या कुछ और भी हुआ? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय नेताओं ने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने अंग्रेजों को ये दिखाने की कोशिश की कि भारतीय खुद भी अपने लिए एक संविधान का ड्राफ्ट बना सकते हैं जिस पर सब सहमत हों। इसी कोशिश में 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, और इस कॉन्फ्रेंस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। हाँ, नेहरू रिपोर्ट जो अगस्त 1928 में आई थी, है ना? बिल्कुल। नेहरू रिपोर्ट असल में भारतीय नेताओं का अपने लिए एक संविधान बनाने का पहला बड़ा संगठित प्रयास था। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए अपना शासन चलाना, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का स्टेटस था उस समय। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात थी। हालांकि ये बात अलग है कि नेहरू रिपोर्ट पर भी बाद में कुछ मतभेद हो गए। मुस्लिम लीग के कुछ ऐतराज थे और कांग्रेस के अंदर ही जो युवा नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं थे, वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन के विरोध के साथ साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्टिव जवाब था भारतीयों की तरफ से। और इसी दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हुईं। आपने भगत सिंह का जिक्र किया था। हाँ, लाला जी की शहादत के बाद तो खासकर 1928 में ही भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ने मिलके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाई थी। उन्होंने पहले सॉन्डर्स की हत्या की, फिर अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरी सरकार को सुनाना था, जैसा उन्होंने कहा। और ये साइमन कमीशन और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक बड़ा सांकेतिक विरोध भी था। एक और बात, अगर हम दुनिया में देखें तो अक्टूबर 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया था, ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया था। इसका असर भी कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक सोच पर पड़ा होगा। तो इतने सारे विरोध, प्रदर्शन, नेहरू रिपोर्ट, क्रांतिकारी घटनाएं, इन सब के बीच साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फाइनली मई 1930 में पब्लिश की। 2 वॉल्यूम में थी ये रिपोर्ट, और तब तक तो भारत का राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो चुका था। नमक सत्याग्रह चल रहा था। तो क्या था इस रिपोर्ट में? इसके मुख्य निष्कर्ष क्या थे? फाइंडिंग्स और सिफारिशें, रिकमेंडेशंस क्या थीं? क्या इसमें इतने बड़े पैमाने पर हुए विरोध का कोई असर दिखा? रिपोर्ट ने ये बात तो मान ली कि हाँ, 1919 का जो एक्ट था और खासकर वो द्वैध शासन वाला सिस्टम, वो फेल हो गया है पूरी तरह से। कारण भी वही गिनाए जो पहले बात हुई, मंत्रियों और गवर्नरों में झगड़ा, वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों के पास होना, सेंटर में जिम्मेदारी का न होना। रिपोर्ट ने यह भी नोट किया कि हाँ भाई, भारतीयों में स्वशासन की इच्छा बढ़ रही है, लेकिन इतना मानने के बावजूद रिपोर्ट का जो पूरा जोर था वो ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने पर ही था। अच्छा, और सिफारिशें क्या थीं? क्या उन्होंने कुछ मांगे मानी भारतीयों की? सिफारिशें काफी थीं, लेकिन वो राष्ट्रवादियों को खुश करने वाली बिल्कुल नहीं थीं। कुछ मुख्य सिफारिशें ये थीं। पहली, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दो और उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू करो। मतलब प्रांतों को अपने अंदरूनी मामलों में ज्यादा अधिकार दो। लेकिन गवर्नर के पास स्पेशल पावर रहेंगी? हाँ बिल्कुल, गवर्नर के पास विशेष शक्तियां और नियंत्रण बना रहेगा। तो ये पूरी तरह स्वायत्तता नहीं थी। दूसरी सिफारिश, केंद्र में, सेंटर में अभी कोई जिम्मेदार सरकार मत बनाओ, ब्रिटिश कंट्रोल बना रहना चाहिए। हाँ, एक फेडरल लेजिस्लेचर बनाने का सुझाव दिया जो 2 सदनों वाला हो, द्विसदनीय हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह बनाने की बात नहीं की। तीसरी आखिरी, वोटिंग राइट्स बढ़ाओ, मताधिकार का विस्तार करो। कितना? कुल आबादी के लगभग 10 से 15% लोगों को वोट का अधिकार दे दो। ये पहले के 2-3% से तो ज्यादा था, पर फिर भी बहुत कम था। हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज की मांग तो बहुत दूर थी। चौथी सिफारिश, एक फेडरल कोर्ट बनाओ। 5वीं, और ये बहुत विवादास्पद थी,
जो अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, उनको न सिर्फ जारी रखो बल्कि और बढ़ाओ, दूसरे समुदायों को भी दो। ओह, यानी वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को और मजबूत करने की बात। हाँ, इसे ऐसे ही देखा गया। इससे सांप्रदायिक बंटवारा और गहरा होता। छठी सिफारिश, भारत को अभी डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिलेगा, नहीं, शक्तियों का ट्रांसफर धीरे धीरे होगा, ये देखते हुए कि भारतीय कितनी योग्यता, फिटनेस दिखाते हैं शासन चलाने की। और सातवीं, भविष्य में एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का आइडिया दिया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल हों। हालांकि रियासतों ने शुरू में इसे ज्यादा पसंद नहीं किया। ये सिफारिशें सुनकर तो लगता है कि भारतीय नेताओं को गुस्सा और बढ़ गया होगा। हाँ। डोमिनियन स्टेटस भी नहीं और सेपरेट इलेक्टोरेट्स और बढ़ेंगे। तो फिर इस रिपोर्ट का संवैधानिक विकास पर असर क्या हुआ? क्या इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया? नहीं, यही तो विडंबना है। जिस रिपोर्ट का इतना विरोध हुआ, जिसे भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया, वही रिपोर्ट अगले बड़े संवैधानिक सुधार का आधार बनी। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने आजादी से पहले भारत के शासन की पूरी रूपरेखा बदली, वो काफी हद तक साइमन कमीशन की सिफारिशों पर ही आधारित था। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। Yeah. जैसे कौन सी सिफारिशें मानी गई? वो प्रांतीय स्वायत्ता वाली? हाँ, बिल्कुल। 1935 के एक्ट में प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, जैसा कमीशन ने कहा था। हालांकि गवर्नर की स्पेशल पावर्स बनी रहीं। एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा गया, वो भी कमीशन की सिफारिश थी। हालांकि वो फेडरेशन कभी बन नहीं पाया रियासतों की वजह से। केंद्र में 2 सदन वाला लेजिस्लेचर बना, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, ये सब साइमन कमीशन की रिपोर्ट से ही आया था। तो भले ही भारतीयों ने रिपोर्ट को नकार दिया, लेकिन इसने आने वाले सालों के लिए संवैधानिक बहस का एजेंडा सेट कर दिया। चर्चा अब द्वैत शासन से हटकर प्रांतीय स्वायत्ता, फेडरल स्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर आ गई। लेकिन इसकी सीमाएं तो थीं ही। जैसा आपने कहा, इसने असली स्वशासन तो दिया नहीं, बल्कि उसमें देरी कर दी। निश्चित रूप से डोमिनियन स्टेटस देने से मना करके इसने ब्रिटिश हुकूमत को और मजबूत किया और पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई को लंबा खींच दिया। इसने भारतीयों की जो उम्मीदें थीं, जो आकांक्षाएं थीं, उनको समझने में ये पूरी तरह नाकाम रहा। तो अगर हम ये पूछें कि क्या ये कमीशन अपने मकसद में कामयाब रहा, जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मिला जुला जवाब होगा शायद। अगर मकसद सिर्फ 1919 एक्ट का रिव्यू करना और अगले सुधारों के लिए कुछ सुझाव देना था, तो हाँ, उसने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट ने 1935 के एक्ट के लिए बेस तैयार किया। और देखिए, बाइकॉट के बावजूद उसने जो सबूत इकट्ठे किए थे, जो गवाहियां ली थीं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक भारतीय विचार भी आ ही गए थे। अलग अलग ग्रुप्स ने अपने मेमोरेंडम दिए थे, तो उसने 1935 एक्ट को बनाने में कुछ इनपुट तो दिया। और इसने कुछ समय के लिए राष्ट्रवादी नेताओं को नेहरू रिपोर्ट जैसा अपना वैकल्पिक संविधान बनाने में भी व्यस्त कर दिया। लेकिन अगर मकसद भारत की राजनीतिक समस्या का हल निकालना था या भारतीयों का भरोसा जीतना था, तो उसमें ये पूरी तरह फेल रहा, बिल्कुल फेल। इसने स्वशासन की मांग को अनदेखा किया, भारतीयों को अपमानित महसूस कराया और राष्ट्रवादी आंदोलन को शांत करने के बजाय और भड़का दिया। हाँ, जैसे आपने बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जी, वो इसका सीधा नतीजा था और इतने बड़े पैमाने पर बायकॉट हुआ कि इसकी रिपोर्ट की कोई लेजिटिमेसी, कोई साख ही नहीं बची भारतीयों की नज़र में। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार को इसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करना पड़ा, जिनमें फिर भारतीयों को बुलाना ही पड़ा। तो इसकी सबसे बड़ी आलोचनाएं क्या थीं? मतलब क्रिटिसिज्म क्या थे इसके? सबसे पहली और सबसे बड़ी आलोचना तो वही थी, इसमें एक भी भारतीय का न होना। ये ऑल वाइट कमीशन होना ही अपने आप में एक नेशनल इंसल्ट था। दूसरी बड़ी आलोचना थी इसकी सिफारिशों का बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होना, हद से ज्यादा। डोमिनियन स्टेटस तक देने से मना कर देना, ये लिबरल राष्ट्रवादियों को भी मंजूर नहीं था। और तीसरी आलोचना, जो बहुत गंभीर थी, वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जारी रखने और बल्कि बढ़ाने की सिफारिश। इसे देश को बांटने वाली, सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करने वाली नीति के तौर पर देखा गया। तो कांग्रेस ने तो इसे ढोंग कहा था। हाँ, कांग्रेस ने इसे एक दिखावा, एक ढोंग, फार्स कहा। भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी कार्रवाइयां भी कहीं ना कहीं इसी कमीशन और इसकी नीतियों के खिलाफ एक गुस्सा थीं।
इसे ज्यादातर लोगों ने अंग्रेज सरकार की एक चाल माना, टाल मटोल करने की, असली सुधारों से बचने की। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो साइमन कमीशन का ओवरऑल महत्व क्या रहा, इसकी लेगेसी, इसकी विरासत क्या है? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है और कई तरह से है। इसने भले ही अनजाने में भारत के राष्ट्रवाद को और मजबूत किया। एक तरफ इसने अलग अलग भारतीय पार्टियों को नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक साथ आने को मजबूर किया, तो दूसरी तरफ इसने क्रांतिकारी आंदोलनों को भी हवा दी। इसकी सबसे ठोस विरासत है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जैसा हमने कहा, वो इसी की रिपोर्ट पर आधारित था। और उस 1935 के एक्ट ने आज़ादी के बाद भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर बना, जो जुडिशरी बनी, उसकी नींव रखी। लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इसने ये साफ कर दिया कि ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगी। उनकी रियायतों की एक सीमा है। और इसी एहसास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की तरफ निर्णायक रूप से मोड़ दिया। यह भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने भविष्य की दिशा तय कर दी, भले ही उसकी अपनी नियत और प्रक्रिया बहुत विवादास्पद रही हो। इसलिए मुख्य फैक्ट्स को एक एक लाइन में दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए। नियुक्ति कब हुई? नवंबर 1927 में, याद रखें, तय समय से 2 साल पहले। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। सदस्य कितने थे? 7 सदस्य, सभी ब्रिटिश सांसद, कोई भारतीय नहीं। मकसद क्या था? 1919 एक्ट का रिव्यू करना और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश देना। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में। मशहूर नारा क्या था? साइमन गो बैक। बहिष्कार किसने किया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जिन्नावाला गुट, हिंदू महासभा और ज्यादातर राष्ट्रवादी पार्टियों ने। लाला लाजपत राय वाली घटना, लाहौर में विरोध करते हुए लाठीचार्ज में घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। मुख्य सिफारिशें क्या थीं? प्रांतों में द्वैध शासन खत्म, प्रांतीय स्वायत्ता, गवर्नर की पावर के साथ केंद्र में कंट्रोल जारी, वोटिंग राइट्स थोड़ा बढ़ाना, 10-15% तक, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रखना और बढ़ाना, फॉरेन डोमिनियन स्टेटस नहीं देना, फेडरल कोड बनाना। रिपोर्ट कब छपी? मई 1930 में, 2 वॉल्यूम में। विरासत क्या रही? 1935 के एक्ट का आधार बनी, राष्ट्रवादी आंदोलन को तेज किया और गोलमेज सम्मेलनों की जरूरत पैदा की। तो ये थी साइमन कमीशन पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हाँ, और ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक कमीशन जिसे भारतीयों ने लगभग पूरी तरह से नकार दिया था, उसी ने अनजाने में ही सही भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे की रूपरेखा तय करने में भूमिका निभाई और आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा भी दी। अगर आप भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी और संवैधानिक विकास को शुरू से और पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जरूर जाइएगा। वहां आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर एकदम स्पष्ट और स्ट्रक्चर तरीके से जानकारी मिलेगी। आपकी परीक्षा की तैयारी में काफी मदद हो सकती है। और हाँ, अगर आपको आज की ये बातचीत, ये चर्चा उपयोगी लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आपके फीडबैक से हमें बेहतर करने में मदद मिलती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलग होता? क्या आपसी समझ का रास्ता थोड़ा आसान होता? ये सवाल इतिहास के गलियारों में शायद हमेशा गूंजता रहेगा।